हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुपी स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से सॉल्व करेंगे लेसन नंबर 6 का। ठीक है, बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं तो वो थोड़ी कुछ दिक्कतें आ गई थी जिसकी वजह से थोड़ा वीडियो पोस्टपोन कर दिया गया था, लेकिन आज से आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग लेसन नंबर 6 का 36 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में आप लोग को 35 क्वेश्चन तक मिल गया था। आगे हम लोग 36 क्वेश्चन से क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुनिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक पिंड का संवेग 20% बढ़ा देने से उसकी गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि होगी। यानी कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसकी गतिज ऊर्जा में 20% हम लोग क्या कर दे, वृद्धि कर दे। सॉरी, संवेग में, गतिज ऊर्जा में नहीं, उसके संवेग में 20% की वृद्धि कर दे तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाएगी, यही पूछा है। ठीक है, यानी गतिज ऊर्जा और संवेग के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा है क्या, संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध पड़ा है क्या, पी स्क्वायर बराबर क्या निकाला है हम लोगों ने, 2m k। इतना निकाल चुके हैं हम लोग। यहां से k बराबर निकाले तो क्या आएगा, k बराबर, तो ये गुणा में है तो इसके भाग में आ जाएगा, यानी पी स्क्वायर बाई 2m। इतना क्लियर है। ये रहा हम लोग का k का मान। कह रहा है कि इसके संवेग में 20% की वृद्धि करने पर, यानी जो डेल्टा p है वो क्या है, 20% है। 20% यानी 20/100 कितना आ जाएगा, 0.2। इतना आ जाएगा ना। यानी उसके संवेग में 20% यानी 0.2 का वृद्धि करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, वो भी प्रतिशत वृद्धि, यानी डेल्टा की पूछा है, वो भी प्रतिशत में पूछा है। ठीक है, तो देखिए इसी फार्मूले में हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे जो k होगा उसमें भाई जो वृद्धि होगी और जो एक्चुअल उसका है वो, यानी k प्लस डेल्टा k बराबर होगा किसके, इस संवेग में भी वृद्धि हो रही है ना, यानी p प्लस डेल्टा p और इस दोनों का होल स्क्वायर अपॉन 2m। इतनी बात सबको समझ में आई। यानी इस k के स्थान पे उसकी गतिज ऊर्जा और उसमें कितनी वृद्धि होगी उसको ऐड कर देंगे। अब बराबर पी स्क्वायर बाई 2m होता है ना, पी स्क्वायर कितना होगा, तो p उसका दाब और उसके दाब में कितनी वृद्धि होगी उसको टोटल को जोड़ के उसका स्क्वायर होता है तो स्क्वायर कर दें। इतनी बात समझ में आई। देखिए डेल्टा p का मान दे रखा है, k का भी मान हम लोग को पता है, पी स्क्वायर बाई 2m सबका मान रखते हैं। तो k का मान क्या है, पी स्क्वायर बाई 2m, तो हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m प्लस डेल्टा k इज इक्वल टू, डेल्टा p का मान कितना है, तो ये p रहने दीजिए। डेल्टा p का मान कितना है, यहाँ पे देखिए, सॉरी, डेल्टा जो p है, p का 20% है ना, तो इसमें p आएगा। ठीक है, इक्वल टू में यहाँ पे लिख लीजिए, p का 20% यानी यहाँ पे 0.2p इतना होगा। ठीक है, तो डेल्टा p का मान कितना है, 0.2p होल स्क्वायर बाई 2m, इतना होगा। अब देखिए क्या होगा, देखिए ये p 1p प्लस 0.2p कितना हो जाएगा, 1 और 0.2 जोड़ देंगे तो 1.2p हो जाएगा, और यहाँ से इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तब जो आपका डेल्टा k बराबर निकल के आ जाएगा कितना, 1.2p स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो 1 ये और 0.1 ये और 0.2 ये, 1.2 हो जाएगा p स्क्वायर बाई 2m, ये जाके माइनस पी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 2m। दोनों का जो हर है वो समान है, तो समान है तो ऊपर का घट जाएगा, तो डेल्टा k बराबर क्या हो जाएगा, 1.2 में से घटाना है आपको कितना, 1 घटाना है, तो कितना हो जाएगा, चलिए घटाइए इसको, या पहले इसका स्क्वायर करके घटा दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.44 पी स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर है ना, तो इतना हो जाएगा, इसलिए नहीं घटाएं, पहले स्क्वायर करेंगे तो इसका भी होगा तब घटाएंगे। ठीक है, ना कि डायरेक्ट घटाएंगे, क्योंकि इसमें दोनों था तो दोनों को ऐड करके फिर स्क्वायर करेंगे उसके बाद से घटाएंगे। तो इतना हो गया, क्योंकि स्क्वायर पी स्क्वायर भी होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, इतना हो गया बाई 2m
अब माइनस पी स्क्वायर बाई 2m, अब घट जाएगा। ठीक है, अब घटाइए, 1.44 में से 1 घटाना है, इसका मतलब 0 कितना बचेगा 44, यानी यहाँ से आपका डेल्टा के बराबर निकल के आ जाएगा कितना 0.44 पी स्क्वायर बाई 2m। ये हो गया आपका किसका, डेल्टा के का मान अभी आया है, यानी इतना परिवर्तन होगा उसकी गतिज ऊर्जा में। लेकिन हम लोग से पूछा क्या है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, वो भी किसमें, प्रतिशत वृद्धि पूछा है, किसका, प्रतिशत वृद्धि। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में या 10th में है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, पढ़े हम लोग, प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, प्रतिशत त्रुटि वृद्धि वही सब क्या होता है, तो त्रुटि या वृद्धि यानी जो भी उसमें चेंजेस होते हैं उसको उस ऊपर चेंजेस रखेंगे, फिर उसका नीचे एक्चुअल मान यानी उसका वास्तविक मान रखेंगे, वास्तविक मान रखते हैं और इनटू 100 करते हैं, यही करते हैं ना। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख पा रहे हैं, पूरा दूसरी जगह लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि की क्या होती है फार्मूला क्या होता है, त्रुटि अपान उसकी वास्तविक मान और इंटू 100, यही होता है, यही आपकी प्रतिशत त्रुटि होती है। तो देखिए इसमें चेंजेस, त्रुटि का मतलब वही चेंजेस, परिवर्तन। तो यहाँ पे डेल्टा के का मान यानी परिवर्तन उसके गतिज ऊर्जा में इतना का हुआ है, कब, जब उसकी जो संवेग है उसमें इतना का परिवर्तन हुआ है, तो उसमें उसके गतिज ऊर्जा में इतना परिवर्तन हुआ है। प्रतिशत हमको निकालना है, प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ है, तो बस परिवर्तन रखिए, परिवर्तन का वास्तविक मान रखिए यानी के का मान रखिए, के का मान आपको यहाँ पे दे रखा है उसका, ठीक है, वास्तविक मान भी दे रखा है, कितना चेंजेस हो रहा है वो भी दे रखा है, बस इन दोनों का अनुपात करके 100 से कर दीजिए गुणा, आपका प्रतिशत त्रुटि प्रतिशत वृद्धि निकल के आ जाएगा किसमें, गतिज ऊर्जा में। तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि वो भी किसमें, के में। ठीक है, के में हम लोग गतिज ऊर्जा की प्रतिशत वृद्धि निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा के अपान के इंटू 100, यही होगा ना। देखिए चलिए, तो डेल्टा के का मान कितना है, डेल्टा के का मान कितना है, प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी किसमें, प्रतिशत वृद्धि किसका, के का। तो डेल्टा के का मान कितना है 0.44 पी स्क्वायर बाई 2m, तो लिख दीजिए 0.44 पी स्क्वायर बाई 2m अपान के का मान कितना है, देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर बाई 2m, तो हो जाएगा यहाँ पे पी स्क्वायर बाई 2m इंटू 100 है तो 100 कर दीजिए। देखिए पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, 2m से 2m कैंसिल, अब बस क्या है, तो गुणा करना है ना। तो देखिए ये गया होता है इसके ऊपर और इसका इसके, और उसके बाद से गुणा हुआ होता, तो ये सारा तो कट गया, अब बचा है इतना गुणे इतना। तो देखिए 2 स्थान पे दशमलव है तो 2 स्थान 0, ये जो है दशमलव को गायब ही कर देगा। तब जो आपकी प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी, प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी के में, गतिज ऊर्जा में, वो कितना आ जाएगा 44 जूल। कितने का, 44 जूल का। बात सबको समझ में आई है, आपका प्रतिशत वृद्धि कितना होगा 44 जूल का। डेल्टा के अपान के इंटू 100 निकालते हैं, चेंजेस उसका फिर से एक्चुअल मान और इंटू 100 क्या निकालते हैं, प्रतिशत चेंजेस, यानी उसमें कितनी प्रतिशत त्रुटि, जैसे जो फार्मूला है ना सेम उसी पे आपका प्रतिशत वृद्धि निकल जाएगी गतिज ऊर्जा में। बस सबका वैल्यू रखिएगा और उसके बाद से 100 से गुणा कर दीजिएगा। सबका वैल्यू रखने पे कटाने पे सिर्फ बचा है 0.44 और उसमें 100 से गुणा कर दीजिए, आपकी प्रतिशत वृद्धि निकल के आ जाएगी। कितना आया 44 जूल। तो ऑप्शन की बात कर ले हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन के, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है 36 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। कितना 44% क्या होगा, वृद्धि होगा। बात सबको समझ में आई होगी, ठीक है, अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे 38 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको नोट करिएगा, उधर नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा लाइट वहां पे ज्यादा लग रही है, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा और सारे को नोट करके फिर हम लोग देखते हैं आगे। 36 के बाद 37 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना, 37 वाला, तो नोट करिएगा इसे।
चलिए देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओ सॉरी 37, 38 नहीं 37, 36 के बाद 37 क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है 37 वाला, कह रहा है कि दो चलते हुए पिंडों जिनके द्रव्यमान का अनुपात 1:2 तथा गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 1:8 है, उनके वेगों का अनुपात होगा। ठीक है, देखिए बात समझिएगा, किसके किसके बीच पूछ रहा है, गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान और उसका वेग, इन्हीं के बीच रिलेशन पूछ रहा है। इन्हीं तीनों के बारे में जिक्र किया है और इसमें से इस दो मान का रखा है और इसका अनुपात पूछ रहा है, यानी इसका अनुपात दिया है, इसका अनुपात पूछ रहा है। इसका मतलब इन तीनों में रिलेशन हम लोग को लाना होगा। तो भाई गतिज ऊर्जा के फार्मूला में इन्हीं तीनों का यूज होता है ना, के बराबर क्या होता है 1/2 mv², यही होता है। यदि इसको हम लोग कांस्टेंट मान लें, इसको हम लोग स्थिर नियतांक मान ले, तो क्या आएगा, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m आएगा और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v² आएगा। और मैंने बताया है कि जब भी समानुपात होता है, ठीक है, जब भी समानुपात होता है तो कैसे रिलेशन निकालते हैं, यदि दो वस्तुएं हैं, आपके क्वेश्चन में भी दो वस्तुएं हैं, यानी m1 एक k1 होगा, k2 होगा, m1 होगा, m2 होगा, v1 होगा, v2 होगा, दो के बारे में जिक्र करेंगे तो अनुपात कैसे निकालते हैं, 1:2, यही होता है ना, 1:2। अब जिसको भी लगाना है लगा दीजिए, m को लगाना है क्योंकि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो m1/m2 हो जाएगा। यदि किसके साथ निकालना हो, v के साथ निकालना हो तो v1/v2 हो जाएगा, स्क्वायर रहेगा ना, v1²/v2²। देखिए यही रिलेशन है। तो देखिए ये जो है इसके भी अनुपात में यही है और इसका ये भी अनुपात है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं k1/k2 बराबर लिख सकते हैं क्या, m1/m2 इंटू v1²/v2² लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। अब सबका मान दिया है आपको, देखिए क्वेश्चन में दिया है उनके द्रव्यमानों का अनुपात, यानी m1/m2 अपान इस बटे का मतलब संबंधी ही होता है ना, अनुपाती होता है ना, यानी m1 संबंधी m2 का मान दे रखा है कितना, 1:2। इतना क्लियर है। और फिर उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात, यानी k1/k2 का मान दे रखा है कितना, आपका दे रहा 1:8। पूछा है क्या, उनके क्या पूछा है, उनके वेगों का अनुपात होगा। तो चलिए भाई उनके वेगों का अनुपात निकाल लेते हैं आसानी से यहीं से। तो क्या हो जाएगा, इसका मान कितना है, k1/k2 का मान कितना है, यानी उसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना है 1:8 का, यानी 1/8 बराबर m1/m2 का मान कितना है, यानी m1 1 है, m2 कितना है 2 है, और v1²/v2², इसी का अनुपात निकालना है। तो बस क्या करना है, इसका अनुपात निकालना, तो इसको एक साइड रखेंगे और इसके साथ जो भी है उसको दूसरे साइड भेजेंगे। तो क्या हो जाएगा, v1²/v2² बराबर क्या हो जाएगा, 1/8 है, 1/8 पहले से है, इसके बट्टे में ये जाके लगेगा कितना 1/2, ये ऊपर जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा। तो v1²/v2² का मान कितना आएगा, 2 ऊपर गया, बटा नीचे हो गया 8, यही हुआ। चलिए ये कट जाएगा, कितना होगा 1/4। हम लोग को भाई स्क्वायर नहीं चाहिए, v1/v2 का चाहिए, ठीक है, हमें v1/v2 का चाहिए अनुपात। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं v1/v2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर इस पे भी आएगा, ये स्क्वायर इस पे भी आएगा, और इधर बचेगा 1/4। जब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर जाके रूट लगता है, क्या लगता है, स्क्वायर रूट लगता है। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे, इसका यहाँ पे देखिएगा, तो क्या हो जाएगा v1/v2 बराबर क्या हो जाएगा, ये जाके आपका रूट लग जाएगा 1/4 का, तो बाहर निकल के क्या आएगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है,
4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी जो V1/V2 का अनुपात होगा वो भी कितना होगा, 1:2 होगा। क्या होगा, 1:2। देखिए 1/2 आया, यानी 1:2। तो जो उसका वेग है, उस वस्तु का जो वेगों में अनुपात होगा वो कितना होगा, 1:2 का। ठीक है, तो 37 का ऑप्शन की बात कर ले, 37 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन की बात कर ले तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1:2, यानी 37 का ऑप्शन नंबर बी हुआ 1:2। इतना बात को समझ में आई होगी। कैसे किया, रिलेशन आपको मैंने हर बार बताया है, जब भी समानुपात होता है तो 1:1 होता है, वहीं व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा तो इधर 1:2 रहेगा तो उधर 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, यदि इधर 1:2 रखते हैं तो इधर 2:1 हो जाएगा। बात सबको समझ में आई। तो देखिए ये भी समानुपात में था, ये भी समानुपात में था, यानी इसका K1/1:2 इधर लगाए तो इसका भी 1:1:2 वहीं बस किए हैं यहाँ पे। देखिए 1:1:2 और बस सबका मान रखे हैं, और सबका मान रखे हैं, जिसका मान पूछ रहा था उसका हम लोग को। देखिए V1² V2² है, हमको स्क्वायर का नहीं चाहिए था, इसलिए यहाँ से इन दोनों का स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। घातांक एवं करनी का नियम है कि कोई भी बटा में, यानी इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों को ब्रैकेट में करके होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और वहां से हम लोग को स्क्वायर का नहीं मान निकालना है, सिर्फ V1/V2 का मान निकालना है। तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट बनेगा, स्क्वायर रूट से ये बाहर निकल के आएगा 1/2। 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 होता है, 1/2 का मतलब 1:2। बात सबको समझ में आई होगी। चलिए इसको नोट करिएगा, फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि वह लगभग गति जिस पर एक पोल बॉल के खिड़की को दौड़ाना चाहिए ताकि वह 6 मीटर की ऊंचाई तक कूदा जा सके। ठीक है, यानी कोई एक पोल बॉल की खिड़की है जिसको दौड़ाना है। ठीक है, पोल बॉल की खिड़की को दौड़ाना चाहिए ताकि वह 6 मीटर की ऊंचाई तक कूदा जा सके। ठीक है, यानी कोई बॉल है उसको दौड़ाना है इतना कि वो 6 मीटर की ऊंचाई तक क्या हो सके, कूद सके, इतना दौड़ाना है। यानी उसको दौड़ाएंगे तो उस समय वो गतिज ऊर्जा कर रहा होगा, गति कर रहा होगा, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। आईसी को इतना इसको दौड़ाना है, यानी इसकी गतिज ऊर्जा इतनी करनी है कि ये कितना हो जाए, 6 मीटर ऊंचाई तक चला जाए। यानी ये जो गतिज ऊर्जा है यहाँ पे 6 मीटर की ऊंचाई पे जाके इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगी, संचित हो जाएगी। यही होगी ना। इसका मतलब जो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होगी 6 मीटर की ऊंचाई पे, उतना ही इसको गतिज ऊर्जा करना पड़ेगा, उस बॉल को, उस पोल बॉल की खिड़की को दौड़ा कर करना होगा ना। इसका मतलब जो गतिज ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर करना होगा। 6 मीटर की ऊंचाई पे जितनी स्थितिज ऊर्जा होगी उतना हमको इस बॉल को क्या करना पड़ेगा, गति में लाना होगा। इसका मतलब जो 6 मीटर पे स्थितिज ऊर्जा है वहां उतना ही गतिज ऊर्जा होनी चाहिए। के बराबर क्या होता है, 1/2 mv², और u बराबर क्या होता है, mgh होता है। इतना क्लियर है। देखिए g का मान रखा है, कुछ बोला है रखने के लिए, h का मान दिया आपका 6 मीटर दिया है, m तो m ऐसे ही कट जाएगा, इसका मान 6 दिया है, g का मान 10 रख लेते हैं। देखते हैं क्या रखा है क्वेश्चन में, कुछ बोला है 10 मीटर पर सेकेंड रखिए या कुछ बोला है, देखिए नहीं कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग रख लेते हैं 9.8। कुछ नहीं बोल रहा है तो 9.8 रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 9.8 रखेंगे, चलिए कुछ भी रख लेते हैं, 10 भी रखेंगे, लेकिन 10 नहीं रखा है आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, v का मान पूछ रहा है, वेग का ही मान पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा v² बराबर, ये जाके इसमें गुणा हो जाएगा ना, 2gh हो जाएगा। तब क्या होगा, v² बराबर, हम लोग को v का मान निकालना है तो ये जाके रूट लग जाएगा 2gh। अब मान रख दीजिए सबका, 2g का मान 9.8 × 6। अब चलिए इसी को कैलकुलेट कर दीजिए तो हो जाएगा आपका कितना, 9 दूना 8, 2 8 16, 1 2 9 18, 1 19, यानी 19.6 × 6,
अब इसका गुणा कर दिए, 6 6 के 36, 3 6 9 54, 54 3 कितना हो जाएगा 57, 5 6 6 5 11, पॉइंट कितने स्थान पे, एक स्थान पे, यानी आपका आ जाएगा v बराबर √117.6। अब देखिए किसका ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट किसका है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 117.6 का स्क्वायर रूट निकालेंगे भाग विधि से, ठीक है, तो आएगा 10.844 ऐसे आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद हम लोग स्थान देखें तो देखिए 8 दिया है, 8 क्या है 5 से अधिक है ना, 5 से अधिक है, इसका मतलब इसके आगे वाले में 1 की वृद्धि कर देते हैं तो क्या आ जाएगा आपका लगभग में 11 आ जाएगा, ठीक है, 11 मीटर पर सेकेंड, लगभग में, लगभग यानी 10.844 को हम लोग लगभग में लिख सकते हैं क्या 11 मीटर पर सेकेंड, इसका जो वेग है 11 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, वो भी किसमें लगभग में, लगभग में कितना है 11%, अरे सॉरी 11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 10.84 आपका ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए हम लोग लगभग में ले रहे हैं, ठीक है, उसको लगभग में ले रहे हैं कितना 11 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन की बात कर ले 38 का, तो कौन सा सही हो जाएगा आपका 11 मीटर पर सेकेंड, आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 38 का ऑप्शन नंबर ए क्या है 11 मीटर पर सेकेंड वेग होगा उसका, उसको 11 मीटर पर सेकेंड के वेग से दौड़ाएंगे तो वो 6 मीटर की ऊंचाई तक उछल सकता है वो बॉल, ठीक है। तो 6 मीटर तक जो स्थितिज ऊर्जा होगी 6 मीटर पर, उतना ऊर्जा हम लोग उसको गतिज ऊर्जा के रूप में देना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए k बराबर u लिखे हैं। इतनी बात सबको समझ में आई है, और k का मान इतना होता है, u का मान इतना होता है, और उसके बाद से m डिवाइड हो जाए, कट जाएगा, और उसके बाद से सबका मान रख के आपका बस कैलकुलेट कर देना है, मान आके निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो इसको नोट करिएगा, फिर हम लोग देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। तो सुनिएगा 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 किलोग्राम के एक पिंड को 20 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक गति से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, यदि g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो 1 सेकेंड बाद गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा जूल में होगी, ठीक है, बात को समझिएगा। कह रहा है कि एक पिंड है जिसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम है, ठीक है, 3 किलोग्राम का एक पिंड है जिसको प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, यानी ये पिंड है ना, इसको ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है कि कितने वेग से 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर फेंका जा रहा है इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। यहाँ पे आपको g का मान रखना है, वो भी कितना, यानी गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना है। तो कह रहा है कि यहाँ से इसको इस वेग से फेंक रहे हैं, तो 1 सेकेंड बाद आफ्टर 1 सेकेंड इसका जो जिस पोजीशन पे जाएगा वहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जूल में, वो भी जूल में, ठीक है। तो भाई यहाँ पे यानी 1 सेकेंड बाद मान लीजिए इस पोजीशन पे आ जा रहा है ये ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे इसकी गति कितनी है वो मालूम रहेगा, तभी हम लोग उसकी गतिज ऊर्जा निकाल पाएंगे, ठीक है। और क्या, यहाँ पे उसकी जो यहाँ पे रेस्ट में है, यहाँ पे उसकी क्या होगी स्थितिज ऊर्जा, तो शून्य होगी, u तो शून्य होगा, ये कैपिटल U है, ठीक है, इसका u तो शून्य होगा, ये स्मॉल u है, इसका u क्या होगा शून्य होगा। अब यहाँ पे u कितना होगा वो भी फाइंड आउट करना है, इसी पॉइंट पे ना उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यानी k का मान और u का मान इस पॉइंट पे आपको ज्ञात करना है। तो इस पॉइंट पे ज्ञात करने के लिए आपको गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आपको v चाहिए, अब v निकल जाएगा तो जाहिर से हम लोग को पता है कि हर पॉइंट पे जो ऊर्जाओं का अनुपात होता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जाओं का अनुपात होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो भाई हम लोग को u पता है, एक u पता है, यहाँ पे गतिज ऊर्जा पता चल जाएगी, यानी यहाँ पे दोनों पता है, यहाँ पे एक पता हो जाएगा, तो आसानी से ये इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे कि भाई जो k1 अपान
U1 होगा वो K2 प्लस सॉरी K1 अपान U1 होगा वो K2 प्लस U2 के बराबर होगा। किसके नियम से? तो वर्क एनर्जी थ्योरम के नियम से है, ठीक ना, या एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नियम से, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ठीक है। तो चलिए इस पॉइंट पे हम लोग निकालते हैं, यानी इस वाले यानी उसके जब शुरू विरामावस्था है प्रारंभ में, उस समय उसका हम लोग गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे हैं। स्थितिज ऊर्जा निकालना क्या है, वो तो शून्य होगा क्योंकि रेस्ट में है, अभी वहां से हम लोग फेंकेंगे कुछ ऊंचाई तक, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी क्या है, स्थितिज ऊर्जा शून्य है, यानी प्रारंभ में प्रारंभिक स्थिति में निकाल रहे हैं, ठीक है। प्रारंभिक स्थिति में U क्या है, शून्य, यानी U1 मान लेते हैं। K1 कितना हो जाएगा, तो 1/2 mv² होता है, तो 1/2 m कितना है, 3 किलोग्राम का है। V कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जा रहा है ना, तो हो गया 20 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 होगा। 400 को 2 से कटाएंगे तो 200, सॉरी 2 से कटाएंगे 400 को तो 200, और 200 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 तिया 600 हो जाएगा, इतना जूल है, ठीक है। तो इसके इस पोजीशन पे जो उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा वो कितना है, 0 है और 600 है। हम लोग को निकालना है इस पोजीशन पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ के लिए निकालते हैं। तो यहाँ के निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ का वेग निकालना चाहिए। तो वेग कितना है भाई, u कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका प्रारंभिक वेग इतना है। 1 सेकेंड बाद उसका कितना वेग होगा, तो गति के पहले समीकरण से हम लोग निकाल सकते हैं। v बराबर क्या होता है, u प्लस gt कब रखेंगे, जब ऊंचाई पृथ्वी से ऊंचाई पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऊंचाई पे जा रहे हैं तो g क्या होगा, ऋणात्मक होगा ना, तो माइनस रख लेंगे। v निकालना है, u कितना है, 20 है, 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से। g कितना है, 10, t कितना है, 1 है, 1 सेकेंड बाद ही ना, तो कितना आ जाएगा v इसका कितना हो जाएगा, 10, 20 में से 10 गया 10 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ पे जो इसका वेग है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं, यानी K2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1/2 mv² होता है ना, तो 1/2 m का मान कितना है, 3, अब v स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, इसको कटाएंगे तो 50, 50 तिया 150, कितना हो गया, 150 जूल। तो एक तो निकल के आ गया हम लोग का, इस पॉइंट पे हम लोग की जो गतिज ऊर्जा होगी वो 150 जूल होगी। एक आंसर निकल के आ गया, ठीक है, एक आंसर निकल के आ गया, ये आंसर नंबर फर्स्ट है, आंसर नंबर फर्स्ट है, ठीक है। हम लोग को सेकेंड आंसर क्या निकालना है, इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो मैंने बताया कि हर बिंदुओं पे जो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग होता है वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब जो K1 प्लस U1 होगा बराबर K2 प्लस U2 के होगा, यानी पहले बिंदु पर जितनी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होगा वो दूसरे बिंदुओं पे कितना हो भी हो उसके योग के क्या होगा, बराबर होगा। यही ऊर्जा संरक्षण नियम है, ठीक है। तो K1 का मान कितना है, 600, प्लस U1 का मान कितना है, 0 है, बराबर K2 का मान कितना निकाले हम लोग, 150, प्लस U2 का मान निकालना है। U2 का मान यहीं पे K2 U2 इसी का मान हम लोग को निकालना है। तो K2 का मान निकालने हम लोग को U2 का मान निकालना है, यही हम लोग का दूसरा आंसर हो जाएगा। तो एक ये आंसर होगा और एक ये आंसर, ठीक है। तो चलिए U2 का मान निकालना है तो इसको इधर भेजेंगे, तो 0 को जोड़ेंगे तो 0 से तो कुछ मतलब है नहीं, तो ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 600 माइनस 150 बराबर U2। तो यहाँ से U2 का मान निकल के कितना आ जाएगा, 600 में से 150 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 5 और 6 में से 1 गया 4, कितना आ जाएगा, 450 जूल, 450 जूल। यानी उसकी जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है, यानी K और U का मान होगा वो कितना होगा, एक 150 होगा, यानी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 150 होगी, और उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, 450 जूल होगी, ठीक है, इतना जूल होगा, ठीक है। तो जो 3 किलोग्राम का पिंड है जिसको 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से 1 सेकेंड के
1 सेकेंड बाद फेंकेंगे ऊर्ध्वाधर, तो उसका 1 सेकेंड बाद जितनी भी ऊंचाई पे गया होगा उस समय जो उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होगी वो 150 जूल और 450 जूल होगी। बात सबको समझ में आई है? ठीक है, तो नोट करिएगा इसे। ऑप्शन की बात कर ले तो 150 और 450, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 39 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, 39 का ऑप्शन नंबर डी सही है। कितना? 150 और 450, यही आपका आंसर है। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन ये है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके या शॉर्ट स्क्रीन करके नोट कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आगे देखिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए नोट करिए इसे, फिर हम लोग देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक 60 किलोग्राम भार का व्यक्ति रोटी की ऊर्जा जो कि कितना है भाई, 1 लाख कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करती है। यानी कि वो कुछ रोटी खाता है जिससे 1 लाख कैलोरी की ऊष्मा प्राप्त करता है। ठीक है, और फिर उसी ऊर्जा के उपयोग से वो पहाड़ी पे चढ़ रहा है, पहाड़ी पे चढ़ने का काम कर रहा है। कह रहा है यदि व्यक्ति की शरीर की दक्षता 28% हो, यानी उसका जो शरीर है, जो उसको 1 लाख कैलोरी की ऊष्मा मिल रही ना, उसमें से 28% उसको शरीर को ही चाहिए। ठीक है, अब फिर जितनी ऊष्मा बचेगी, यानी 1 लाख का 28% निकाल लेंगे और फिर जो ऊष्मा बचेगी, सॉरी ऊर्जा बचेगी, ऊष्मा वही ऊर्जा बचेगी, अब उसका उपयोग करके वो कितनी ऊंचाई तक चढ़ सकता है, यही पूछा है आपसे। पहाड़ी पे कितनी ऊंचाई तक चढ़ सकता है? जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड रखना है, यानी आपका जी का मान रखना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बात को समझिएगा। वो व्यक्ति जिसका वजन है, एम का मान कितना है, 60 किलोग्राम है। ठीक है, 60 किलोग्राम का व्यक्ति है, तो कुछ रोटी खा रहा है। ठीक है, उस रोटी से उसको एनर्जी मिल रही है, कोई कुछ भी एनर्जी मिल रही हो। ठीक है, एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी मिल रही है कितनी, तो 1 लाख मिल रही है, 1 लाख कैलोरी मिल रही है, जिसमें से उसके शरीर की जो दक्षता है, शरीर की दक्षता है, दक्षता वो कितनी है, 28% है। यानी उसका इतने ऊर्जा में से 28% उसका शरीर को ही चाहिए। ठीक है, तो कितना एनर्जी बचेगी भाई, तब जो बची हुई एनर्जी होगी, बची हुई एनर्जी होगी वो कब, दक्षता, सॉरी चलिए यहाँ पे लिखिए या एक ही बार आप लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो भाई जितनी एनर्जी होगी वो ऊंचाई पे चढ़ेगा, यानी कुछ ऊंचाई पे चढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती जाएगी। ठीक है, यानी जो U होगा वो mgh, U बराबर क्या होता है, mgh, यानी जो ऊर्जा होगी वो mgh के बराबर होगी। ठीक है, U कितना है भाई, उसकी एनर्जी कितना है, उसको एनर्जी कितना मिल रहा है, 1 लाख, जिसमें से 1 2 3 4 5, 1 लाख इतना ही है ना भाई, देख ले अच्छे से, 3 2 5, 5 0 है ना, हाँ। तो इसमें से दक्षता, यानी उसके शरीर की दक्षता 28% है, तो इतना तो उसके शरीर खा जाएगी 28%। ठीक है, तो 1 लाख का 28% निकाल लेंगे तो जो बचेगा, अब उसी एनर्जी में ना वो mgh चढ़ेगा, इतना चढ़ेगा। ठीक है, इतनी एनर्जी उसमें चढ़ के जाएगा तो उतना हो जाएगा। कुछ ऊंचाई पे जैसे यहाँ से है तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से यहाँ पर जो इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी ना, तो बस वही U बराबर mgh इसीलिए रखा गया है। ठीक ना, तो यहाँ से निकालेंगे, वही बोला हूं ना कि उसकी जो शरीर की दक्षता है वो 28% है, यानी इसका मतलब 1 लाख का 28% जो बचेगा उसी एनर्जी में वो इतना जाएगा, यानी जितनी भी ऊंचाई तक चढ़ सकेगा चढ़ेगा। तो चलिए यही बराबर हो जाएगा किसके, mgh के। ठीक है, यहाँ से आप 1 लाख का 28% रख के और उसी का मान रख के mgh के बराबर कर सकते थे, तो मैं यहाँ पे उसी को रख दिया हूँ। ठीक है, आप यहाँ से अलग से भी निकाल सकते थे, 1 लाख का 28%, यानी उसका 28% जो खाया कितना हो जाएगा, 28,000 हो जाएगा ना, यानी 28,000 बच गया। ठीक है, तो
वो जो और एनर्जी है वो तो उसके शरीर की दक्षता हो गई इतनी, और फिर जो एनर्जी बचेगी उसमें वो क्या होगा, पहाड़ी को मतलब पहाड़ी पे जितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा चढ़ेगा। इतनी बात सबको समझ में आई। तो क्या करते हैं, चलिए अब इसको हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हल किया मैंने, इसको तो कितना आया 28,000 ना, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो कितना हो जाएगा 28 और 3 जीरो ये 28,000 बराबर mgh इतना होगा। हम लोग को h का मान निकालना है, g का मान कितना रखना है 9.8, m कितना है 60। ठीक है, h का मान हम लोग को निकालना है। इतना क्लियर है। और यहाँ से जो एनर्जी है कैलोरी में निकली है इसको हम लोग जूल में भी चेंज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे 4.2 से बस गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा चेंज किसमें, जूल में चेंज हो गया, यानी जो कैलोरी में उष्मा थी अब वो किसमें जूल हो गया, चेंज हो गई जूल में 4.2 से गुणा करने से। m का मान कितना है 60, g का मान 9.8 और गुणे h का मान निकालना है। तब h का मान चलिए ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और कुछ कटने वाला है तो कटा देते हैं। 42 गुना के कितना हो जाएगा 84 होगा ना, नहीं कटेगा। चलिए आगे देखते हैं, पहले तो h को एक तरफ करते हैं तो ये हो जाएगा 2800 अपान कितना हो जाएगा 6 गुणे 9.8। अब इसी को आप कटा दीजिए, इसी को आप सॉल्व करेंगी तो आपका जो आंसर आएगा ऊपर 42 है ना, इसको छोड़ रहे हैं, गुणे 4.2 है। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा आ जाएगा। देखिए इसको कटा सकते हैं 6 7 42 यानी 0.7 आ जाएगा, और 0.7 से ये कटेगा 7 से ये कटेगा। देखिए तो 7 चौक 7 एकम में 7, 7 चौक 28 यहाँ कट जाएगा। तो देखिए दशमलव तो दशमलव एक स्थान पे ये गायब हो जाएगा दशमलव। अब इसको कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा 7 एकम में 7, 7 चौक 28 यानी 14 7 98, 14 बार में कटा। और 14 का 14, 14 दूना 28 होता है ना, 14 दूनी 28 होता है, कितना हो गया 2 जीरो, यानी h बराबर कितना हो गया 200, h बराबर कितना हो गया 200 मीटर। यानी जो एनर्जी होगी बची हुई उसमें वो व्यक्ति 200 मीटर की ऊंचाई तक क्या होगा चढ़ जाएगा। ठीक ना, कटाई अच्छे है ना, सब लोग मिला लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन की बात कर ले, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ 40 नंबर। तो ऑप्शन की बात कर ले तो कौन सा सही हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर, 40 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कहाँ गया भाई, 40 का ऑप्शन नंबर ए, 40 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा ए 200 मीटर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट होगा। बात सबको समझ में आई होगी। शरीर की दक्षता है उसके 28%। ठीक है, तो वहीं 1000 का 28% निकाल दिए हैं। ठीक ना, और फिर जो और जितना आया वो उसी को mg के बराबर कर दीजिए, mgh के, वही जो होगा वहां से h का मान आप लोग निकाल सकते हैं। m का मान दिया ही था, g का मान दिया था रखने के लिए तो ना, और वहां से h मान निकाल सकते हैं कि कितनी ऊंचाई तक वो चढ़ेगा। बात सबको समझ में आई होगी। ठीक है, तो नोट करिएगा इसे। फिर हम लोग देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बराबर द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 3v व 2v वेग से गतिशील हैं, उनकी गतिज ऊर्जाओं में अनुपात होगा। ठीक है, यानी 3v वेग से और 2v वेग से चल रहे हैं, जिनका द्रव्यमान समान है तो उनकी गतिज ऊर्जाओं में अनुपात होगा। ठीक है, यानी k और v के बीच रिलेशन पूछ रहा है, k और v के बीच रिलेशन पूछ रहा है। तो हम लोग पता है k बराबर 1/2 mv² होता है, इतना सबको मालूम है। देखिए वैसे भी क्वेश्चन में भी कह दिया कि उसके द्रव्यमान बराबर है, तो हम लोग को इसको हम लोग कंस्टेंट रख सकते हैं। ठीक है, तो k बराबर क्या जाएगा, k समानुपात v² आ जाएगा। और जब भी समानुपात होता है तो अगर दो वस्तुएं हैं या उसको दो बार, जैसे दो वस्तुएं हैं तो गति कराएं तो उनका जो अनुपात होता है k1/k2 बराबर क्या होता है v1² v2, यानी उसमें समानुपात जब भी रहता है तो 1:2 और 1:2 मैंने बताया ना कि 1:2 1:2 होता है। ठीक ना, यही व्युत्क्रमानुपाती होता है तो इधर के 1:2 होता है तो इधर 2:1 हो जाता है। ठीक है, तो इसी के बीच रिलेशन निकालना है हम लोग को, इसका अनुपात बताना है। इसका अनुपात दे रखा है कितना 3v और 2v दे रखा है मान, तो क्या हो जाएगा
K1 अपान K2 बराबर क्या हो जाएगा, V1 का मान कितना है 3V का स्क्वायर, और V2 का मान कितना है 2V इसका स्क्वायर। तब जो K1 अपान K2 निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9V स्क्वायर, और इसका करेंगे तो 4V स्क्वायर। V स्क्वायर से V स्क्वायर कट जाएगा, तो K1 अपान K2 का मान कितना आएगा 9/4, यानी K1 संबंधे K2 बराबर कितना हो जाएगा 9/4। ठीक है, तो उसकी गतिज ऊर्जाओं में अनुपात कितना होगा 9/4 की। तो ऑप्शन की बात करें 41 का, तो कौन सा सही हो जाएगा 9/4, आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। 40 और 41 दोनों क्वेश्चनों का ही ऑप्शन नंबर ए आपका क्या किया, मैच किया है। बात सबको समझ में आई होगी, नोट करिएगा। फिर हम लोग देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये आपका 42 नंबर जो क्वेश्चन है ऑप्शनल है, तो इसको ऐसे ही सुन लीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा वह लौटकर पृथ्वी पर आ जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है। तो स्थितिज ऊर्जा किस पे निर्भर करती है, द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण बल वो तो करता ही है, सबसे ज्यादा उसकी ऊंचाई पे निर्भर करता है। ठीक है, एच पे निर्भर करता है। जितनी पृथ्वी तल से जितनी ऊंचाई पे ले जाएंगे उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही बढ़ती जाएगी, ऊंचाई जितनी कम होगी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही कम होती जाएगी। तो जब उस पिंड को फेंकेंगे ऊपर की तरफ, तो मैक्सिमम जितनी अधिकतम ऊंचाई तक गया होगा वहां पे उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सुनिएगा आप लोग, कि ऊपर की यात्रा में, यानी पिंड को जब ऊपर फेंके रहेंगे तो यात्रा के दौरान उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी, नहीं भाई, यात्रा के दौरान तो गतिज ऊर्जा होती है। फिर ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अधिकतम ऊंचाई पे, थोड़ा इसको रोक लेते हैं, अगला देखते हैं। लौटती यात्रा में, यानी इधर से फेंके और फिर जब ऊपर जाके मैक्सिमम हाइट से और फिर ना वापस आएगी, तो उस समय उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी, नहीं, ये भी गलत है। उसके बाद से तली पर, भाई पृथ्वी तल से फेंक रहे हैं तो वहां पे तो ऊंचाई एकदम मतलब नगण्य होगी, शून्य मानेंगे तो वहां तो स्थितिज ऊर्जा होगी नहीं। यानी इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर बी था अधिकतम ऊंचाई पे, यानी जैसे ये पृथ्वी तल है तो यहाँ से पिंड को फेंके तो जितनी मैक्सिमम ऊंचाई तक जाएगा, ठीक है, जितनी ऊंचाई तक गया होगा मैक्सिमम हाइट, वहां पे उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो हाइट पे ज्यादा निर्भर करती है, जितनी ऊंचाई होगी उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी अधिक होगी, हाइट जितना कम होगा, ऊंचाई जितना कम होगा, स्थितिज ऊर्जा उतना ही कम होगी। ठीक है, तो 42 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, अधिकतम ऊंचाई पे उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ 42 का, ऑप्शन नंबर बी। इतना बात सबको समझ में आया है, नोट करिएगा इन दोनों क्वेश्चनों को। फिर हम लोग देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, सुनिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि रस्सी व पुली पद्धति द्वारा एक बक्से को 20 मीटर दूरी तक 10 सेकेंड में 100 न्यूटन बल द्वारा उठाया जाता है, इसकी प्रयुक्त शक्ति होगी, P का मान पूछा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है, W/T होता है, और W बराबर क्या होता है, तो F × S होता है। ठीक है, तो बस W का मान यहीं पे रख दीजिए, तो P बराबर क्या हो जाएगा, F × S/T, शक्ति बराबर हो गया। अब सबका मान दिया है, F का भी मान दिया है, S का भी मान दिया है, T का भी मान दिया है। F का मान कितना दिया है 100 न्यूटन, S का मान दिया है 20 और समय दिया है 10 सेकेंड, यही दिया है ना, 10 सेकेंड 20 मीटर और 100 न्यूटन, तो उसकी शक्ति कितना हो जाएगी भाई, चलिए सॉल्व कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 100 × 20/10, एक जीरो कट गया, हो जाएगा कितना 200, और शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। यानी जो वो पुली पद्धति माध्यम है, यानी रस्सी व पुली जो पद्धति है, उसके द्वारा जो 20 मीटर दूरी तक 10 सेकेंड में जो 100 न्यूटन बल द्वारा किसी बक्से को ले जाया जा रहा है, तो उस समय जो शक्ति होगी उस, ठीक है, इसमें प्रयुक्त जो शक्ति होगी वो कितना होगी 200 वाट की। तो ऑप्शन की बात कर ले 43 का,
तो ऑप्शन नंबर डी 200। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका करेक्ट हो जाएगा। बात सबको समझ में आई होगी, बिल्कुल इजी था, मजा आया होगा। चलिए 44 नंबर देख लीजिए, ये भी बहुत ही इजी है, सब लोग इसे उड़ा डालेंगे। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो धुआंधार में सब लोग कर जाएंगे। देखिए क्या है, बहुत सिंपल है। कह रहा है किसी पिंड पर 6 न्यूटन का बल लगाने पर पिंड 2 मीटर की दूरी तक क्या होता है तय करता है, तो कृत कार्य होगा। W बराबर क्या होता है F इंटू एस होता है ना। F का मान दे दिया है कितना, F का मान कितना दिया है 6 न्यूटन और विस्थापित कितना हो रहा है 2 मीटर। दोनों का गुणा कर देंगे 6 दूना 12 जूल। ठीक है, 12 जूल कितना होगा उसके द्वारा किया गया क्या कितना होगा 12 जूल का होगा। तो ऑप्शन की बात कर ले तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन की बात कर ले। देखिए 12 जूल गुणा नहीं किया आपका, सिर्फ गुणा नहीं किया है 6 गुणे 2, यानी इसी का ही आपको ऑप्शन बना दिया है। ठीक है, हम भी ढूंढ रहे हैं ऑप्शन 12 जूल तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो बस ऑप्शन नंबर 6 गुणे 2, ऑप्शन नंबर ए 6 गुणे 2 यही होगा ना। F कितना है 6 है, S कितना है 2 है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट है। 6 गुणे 2 जूल का क्या होगा उसके द्वारा कृत कार्य होगा। उसको आप 12 भी अगर ऑप्शन में 12 होता तो 12 मारते, 12 नहीं है 6 गुणे 2 है तो उसको मार लेते हैं। ठीक है, बात सबको समझ में आई होगी, इजी था ना, बहुत इजी था। अगला देखिए, ये भी सिर्फ फार्मूले पे है, 45 नंबर क्वेश्चन, ये भी एकदम फार्मूले पे है। ठीक है, क्या है फार्मूला उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि एक विद्युत हीटर की शक्ति P का मान दिया है कितना है, P का मान कितना है 1500 वाट है, 1500 वाट है। और कह रहा है 10 घंटे में हीटर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होगी, 10 घंटे में हीटर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होगी, यानी 10 घंटे T का भी मान दिया है कितना 10 घंटे में उस हीटर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होगी, यही पूछा है ना। तो इसके द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा कितनी होगी, तो वो होती है, ठीक है, ऊर्जा H बराबर होता है आपका क्या P इंटू टी होता है। ठीक है, P इंटू टी होता है, क्योंकि भाई जो उसमें जो भी जितना कार्य करेगा वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। जो P बराबर हम लोग पढ़े हैं ना, P बराबर W बाई टी, तो W बराबर क्या हो जाएगा P इंटू टी। तो यही जो W उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होगी ना, उसी को H मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, हीट मान लेते हैं। तो बस इसी फार्मूले का यूज करना है यहाँ पे और आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो चलिए P का मान कितना है, P का मान कितना है 1500 वाट, तो कितना हो जाएगा P बराबर H बराबर कितना हो जाएगा 1500 गुणे कितना है 10 घंटे तक जलाया जा रहा है, तो H बराबर कितना हो जाएगा 15,000 वाट घंटा। ठीक है, यदि इसको किलोवाट घंटा में चेंज करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। क्या इसमें से 1000 को बाहर निकाल देंगे तो वो किलो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो लिख सकते हैं इसको 15,000 को लिख सकते हैं 15 गुणे 1000 वाट घंटा। ठीक है, तो 1000 को आप क्या लिख सकते हैं किलोवाट घंटा, यानी 1000 होता है ना किलोवाट घंटा, यानी उसमें किलो को चेंज करते हैं 1000 में, उसका वैल्यू 1000 रखते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 किलोवाट घंटा, इतना भी हो सकता है। ठीक है, और 1 किलोवाट घंटा को ही 1 यूनिट बोला जाता है, 1 किलोवाट घंटा को ही 1 यूनिट बोला जाता है, क्योंकि जो हम लोग के घर में बिजलियां आती हैं, ठीक है, तो उसका जो यूनिट मापते हैं उसका जो मात्रक होता है वही किलोवाट घंटा ही होता है। ठीक है, किलोवाट घंटा को ही 1 यूनिट बोला जाता है, उसी को यूनिट में मापा जाता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं H बराबर 15 यूनिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, 15 यूनिट भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है, तो हम लोग को ऊष्मा प्राप्त हुई है कितना 15 किलोवाट घंटा, तो उसको 15 यूनिट भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है 45 का यूनिट में दिया है, तो वही बात मैंने बोला ना 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है, तो 15 किलोवाट घंटा 15 यूनिट के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 45 का 15 यूनिट, आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो 45 क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। बात सबको समझ में आई होगी। चलिए बहुत इजी था, सबको नोट करिए, फिर देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन को। तो सुनिएगा 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पंप 7.5 किलोवाट की एक मोटर से चलाया जाता है एवं इससे
100 लीटर पर सेकेंड पानी उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वह लगभग ऊंचाई जहां तक पानी चढ़ाया जा सकता है होगा। ठीक है, यानी कोई मोटर है, एक कोई मोटर है और इस मोटर से पानी चढ़ाया जा रहा है ऊपर। ठीक है, और ये जो है मोटर वो पर सेकेंड 100 लीटर पानी क्या कर रहा है, फेंक रहा है, 100 लीटर पानी फेंक रहा है। तो कितनी ऊंचाई तक इसके द्वारा कितनी ऊंचाई तक पानी को चढ़ाया जा सकता है, इसी को पूछ रहा है, यानी इसकी मैक्सिमम ऊंचाई को पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को पता है P बराबर क्या, इसका शक्ति दिया है। ठीक है, P का मान दिया है 7.5 किलोवाट दिया है। क्या दिया है, किलोवाट। तो इसको वाट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 और किलो में कितना होता है 1000, नहीं यानी 10 की पावर 3 और वाट, इतना वाट हो जाएगा। तो P बराबर क्या होता है, W/T। और ये जो कार्य है इसमें किसके रूप में संचित होगा, यानी जो इतना ऊंचाई पे ले जाना है ना, तो इसमें जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में ये कार्य क्या होगा, संचित हो जाएगा। ठीक ना, यानी इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी उतना कार्य करना पड़ेगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, mgh/T हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को h ऊंचाई तक ले जाना है, तो वहां पे जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसमें उसके किए गए कार्य के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ से P का मान कितना है, P का मान कितना है 7.5 × 10 की पावर 3 वाट, और M का मान कितना है 100, और गुणे G का मान कितना रखना है 9.8, और H का मान आपको पूछा ही है। अब पर सेकेंड की बात कर रहा है ना, यानी T का मान कितना है 1 है, 1 सेकेंड। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखिए 10 की पावर 3 का मतलब 1000, 10 की पावर 3 का मतलब 1000। तो ये जो 100 का 2 जीरो है, इसके 2 जीरो को कैंसिल कर देगा, काट देगा, तो बचेगा 75 × 10 हो जाएगा, 75 × 10। तो गुणा करेंगे तो दशमलव गायब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 75 बराबर कितना हो जाएगा 9.8 × H। तो H का मान निकालना है, तो 75 बटा में 9.8 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 75 में 9.8 से भाग करेंगे तो आपका आएगा 7.65 मीटर। कितना आएगा 7.65 मीटर। यानी ये जो 7.5 किलोवाट का मोटर है उसके द्वारा ऊंचाई कितनी ऊंचाई तक पानी चढ़ाया जा सकता है, तो 7.65 मीटर की ऊंचाई तक क्या किया जाता है, पानी चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करें 46 का, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 7.65। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 46 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। इतनी बात सबको समझ में आई। चलिए अगला देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, जो कि थोड़ा लॉजिकल है, तो इसको समझिएगा अच्छे से, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक ना, देखिए 47 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कह रहे कि 5 मीटर लंबी रस्सी से लटके हुए झूले पर, चित्र बनाते जा रहे हैं। ठीक ना, एक 5 मीटर की लंबी एक रस्सी है और इसमें एक झूला बना गया है। ठीक है, झूला बनाया गया है इससे, इसकी हाइट कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है 5 मीटर की, और उस झूले पर क्या है, एक लड़का बैठा है जिसका द्रव्यमान 25 किलोग्राम है। यानी यहाँ पे 25 किलोग्राम का एक लड़का बैठा है इस झूले पे, और कह रहा है कि एक व्यक्ति रस्सी को इस प्रकार खींचता है कि रस्सी ऊर्ध्वाधर 30 अंश का कोण बनाती है। और जैसे झूला झुलाते समय कोई पीछे से ऐसे रस्सी को खींचता है ना, चलिए मैं इधर से खींच रहा हूँ या इधर से, दोनों तरफ किधर से भी खींचिए। तो मान लीजिए इधर से व्यक्ति खींच रहा है, तो झूला को ऐसे खींचेगा, तो समझिए जो इसकी ये जो हाइट होगी, जैसे ये मान लीजिए ऐसे, ठीक ना, ऐसे इसको क्षैतिज में खींच, ऐसे बढ़ा दे आगे, तो ऐसे होगा। और जब यहाँ से व्यक्ति खींचता है तो समझिए जैसे ये, तो इसमें तनाव तो रहता ही है, ठीक ना, लेकिन ये जो इसकी यहाँ पे जो पोजीशन होती है, इससे कुछ ऊंचाई तक इधर जाता है, जैसे खींचते हैं ना ऐसे, तो कुछ ऊंचाई तक जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक ना। चलिए यहाँ पे अब व्यक्ति खींचा है तो यहाँ पे आ गया इस बच्चा, ठीक ना, यहाँ पे भी उस बच्चे का द्रव्यमान, ठीक ना, यहाँ पे बच्चा बैठा है 25 किलोग्राम का। तो कह रहा है कि व्यक्ति खींच रहा है जिससे मतलब ऊर्ध्वाधर 30 अंश का कोण बनाती है, तो लड़के की गुरुत्व स्थिति ऊर्जा में सन्निकट वृद्धि होगी। तो देखिए यहाँ पे जब बच्चा था तो इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन, स्थिति ऊर्जा की परिभाषा क्या है कि किसी भी वस्तु के स्थिति, आकार या
आकार में परिवर्तन करने से जो उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे बच्चा ऐसे मतलब नॉर्मली विरामा रेस्ट में था, अब यहाँ से व्यक्ति उसको यहाँ तक खींच के यहाँ पे लेकर आए, इसकी स्थिति में क्या किया है, बदलाव किया है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। मान लीजिए यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कितनी थी, कुछ भी हो, शून्य थी मान लीजिए, तो यहाँ पे लेके गया तो वृद्धि हुआ ना। अब जितने का वृद्धि हुआ है तो मान लीजिए यहाँ पे शून्य हुआ होगा और यहाँ पे जितना का भी वृद्धि हुआ होगा मान लीजिए डेल्टा यू, इसी को निकालेंगे यानी डेल्टा यू का मान निकालेंगे, वहीं उसका क्या होगा, सन्निकट वृद्धि होगा। ठीक है, तो निकालने के लिए हम लोग को गतिज ऊर्जा निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, mgh होता है। m मालूम है, उस लड़के का m मालूम है कितना, 25 किलोग्राम का है। g हम लोग को 9 या 10 या 9.8 रखना ही रहता है। ठीक है, और h हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए बच्चा यहाँ पे था, अब इसको व्यक्ति जब खींचा है तो यहाँ तक आया ना, इसकी यानी ये हाइट हुई, ऐसे बढ़ाए हैं तो यहाँ पे यहाँ पे जो ये हाइट थी अब यहाँ पे आ गया है, इसका मतलब इसके हाइट में कितना चेंजेस हुआ है, यही ना। तो ये मतलब ये इसको दे नाम दे दे कुछ A B C D, यानी तो हाइट कितनी हो जाएगी, यानी h जो होगा वो किसके बराबर होगा, db के। तो यदि हम लोग db निकाल लेते हैं, यदि हम लोग db निकाल लेते हैं यानी ऊंचाई निकाल लेते हैं, तो बस ऊंचाई निकाल के u निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, तो चलिए कैसे निकालेंगे इसको, db को कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को ab पता है। देखिए db कैसे निकल सकता है, तो ab पता है हम लोग को, ab पता है कितना, ab पता है। अब उसमें से AD को घटा दे, AD को घटा दे तो हम लोग को क्या मिलेगा, DB मिल जाएगा ना। यानी यहाँ से यानी इस वाले भाग में से इतना भाग घटा देंगे तो यही भाग बचेगा ना, ये हम लोग की ऊंचाई है। तो भाई कैसे हम लोग AD कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये जो ऊंचाई है 5 मीटर की, यही ऊंचाई ये भी होगी ना, क्योंकि इस बच्चे को जैसे झूला पे यहाँ तक जो लटकाया था तो खींचते हैं तो कुछ ऊंचाई तक आता है। ठीक है, यानी बच्चा झूला पे बैठा है तो उसको ऐसे झुलाते हैं तो जो ऊंचाई पे आता है कुछ ऊंचाई पे, तो डोरी की लंबाई तो घटती नहीं है ना, वहीं रहती है ना, तो ये भी 5 मीटर रहेगा। 30 अंश का कोण है ये, ठीक, 30 अंश का कोण है। तो देखिए कोण हो और एक भुजा पता हो तो हम लोग दूसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं, किससे, तो जो भी साइन निष्पत्ति त्रिकोणमिति निष्पत्तियां हैं उससे। तो कोण है तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और जो कोण के संलग्न संगत भुजा होती है वो क्या होता है, आधार होता है। और 90 अंश के भुजा के सामने का कोण क्या, भुजा क्या होती है, कोण के सामने का भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो हम लोग को निकालना है ये AD निकालना है, यानी आधार निकालना है। तो आधार और कर्ण पता है, आधार नहीं पता है, कोण पता है। ठीक है, तो हम लोग आधार निकालने के लिए तो कर्ण और आधार में किस निष्पत्ति में रिलेशन होता है, काश में होता है ना, काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो यहां से काश 30 अंश, थीटा का मान कितना है 30 अंश, ए का मान क्या है, ए क्या है, AD है, और के क्या है, के का मान के क्या है, AC है, कर्ण AC है। तो देखिए काश 30 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है। AD का मान हम लोग को निकालना है, AC का मान कितना दिया है 5, तो यहाँ से AD बराबर कितना हो जाएगा, AD बराबर कितना हो जाएगा 5 करनी में 3/2। AD बराबर निकल के आ गया कितना, 5 करनी में 3/2। तो यहाँ पे रख दे तो DB का यहाँ से मान निकाल सकते हैं। ठीक है, AB का मान कितना है, AB का मान कितना है 5, माइनस AD का मान कितना निकल के आ गया 5 करनी में 3/2। ठीक है, ये हो गया आपका किसका मान, DB का मान। इसी को सॉल्व कर देंगे तो आपका किसका मान आ जाएगा, DB का मान निकल के आ जाएगा। और DB ही हम लोग की क्या है, DB क्या है, हम लोग की हाइट है। हाइट मालूम चल जाएगा तो M पता है, G पता है, हाइट हम लोग वहां से निकालेंगे और सबका मान निकाल के गुरुत्व स्थिति ऊर्जा को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं DB का मान, उसको कैलकुलेट करके DB का मान निकालते हैं। तो चलिए इसको कैलकुलेट करिए। देखिए √3 का यहाँ पे मान रखते हैं, ठीक ना। अगर यहाँ पे भी कुछ रहता तो सॉल्व कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। AD का मान कितना आया है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, AD का मान कितना है 5 करनी में 3/2। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करिए। तो
5 माइनस 5 गुणे √3 का मान रख देते हैं 1.732 अब बटा 2। इतना को आप लोग कैलकुलेट करेंगे ना, मैंने ठीक ना, इतना को कैलकुलेट करेंगे आप लोग, तो मैंने पहले से ही कर रखा है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4.33। ठीक है, अब 5 में से 4.33 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5.00 लिख सकते हैं माइनस 4.33। इसको घटाएंगे तो 10 में से 3 गया कितना होगा, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 4 गया 0, यानी आ जाएगा 0.67। ठीक है, एडी का मान कितना आ जाएगा 0.67 मीटर, यानी जो एडी का मान निकल के आ गया कितना, यानी एडी हम लोग की ऊंचाई है कितना 0.67 मीटर, इतना ऊंचाई है। तो यहाँ पे हम लोग की स्थिति जो शून्य थी, सन्निकट वृद्धि पूछ रहा है तो वृद्धि भाई यहाँ तक लाए हैं, तो यहाँ पे जो स्थिति ऊर्जा होगी वही वृद्धि होगी। तो यहाँ पे स्थिति ऊर्जा किससे निकालेंगे, mgh वाले फार्मूले से। तो m का मान कितना है 25 गुणे g का मान रखना है 9.8 और गुणे h आपका निकल के आया कितना 0.67। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो स्थिति ऊर्जा आएगी वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसको गुणा करिए 25 गुणे 9.8 गुणे 0.67, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 164.15 जूल। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल। तो जो बच्चा इस झूले पे बैठा था उसको जो व्यक्ति है 30 अंश के कोण पर यहाँ तक लेकर आया है, तो उसमें कितना सन्निकट स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होगी, तो 164.15 जूल की। ठीक है, बस हम लोग को इसमें h ही निकालना था, और h कैसे निकालना है सबको इस डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा। ठीक ना, जैसे जब भी झूला कोई झुलाता है तो उसको पीछे की तरफ खींचता है तो कुछ हाइट तक आता है ना, यानी ऐसे उठाते हैं तो ये जो हाइट है इसी हाइट को निकालेंगे, यही जो ये हाइट होगी इस हाइट के बराबर होगी। तो इस हाइट को निकालने के लिए इस AB में से AD को घटाएंगे तो ये हाइट निकल जाएगी। और AD आपको किससे निकालना है, काश थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, थीटा का मान दिया था 30 अंश, इससे निकाल कर और AD का मान वहाँ निकाले हैं और उसी का मान रख के आप सॉल्व कर देंगे तो जो इसकी स्थिति ऊर्जा होगी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन की बात कर ले 47 का, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 47 का 164.15 जूल। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 47 का। तो इसको नोट करिए, फिर देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन और उसके बाद से लास्ट 49। ठीक है, तो चलिए इसे नोट करिए, फिर देखते हैं 48। चलिए देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 किलोग्राम की एक ट्राली को एक स्प्रिंग से इतना सटा कर रखते हैं कि स्प्रिंग दबी रहे, फिर ट्राली को छोड़ने पर स्प्रिंग के धक्के से ट्राली 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलना प्रारंभ कर देती है। दबी अवस्था में स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई स्प्रिंग है ऐसे है, ठीक ना, और यहाँ पे एक ट्राली रखी गई है। चलिए मान लीजिए ऐसे ट्राली है, आगे इसका ट्रैक्टर जोड़ दीजिएगा आप लोग, ठीक ना। और क्या कर रहा है क्वेश्चन कि इसको स्प्रिंग को दबाया जा रहा है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए ऐसे स्प्रिंग दब गया है और यहाँ पे ट्राली आ गई है, तो कह रहा है कि इसको स्प्रिंग को दबा के रखा जा रहा है और जब इसको छोड़ा जा रहा है तो ये जो ट्राली है वो कितने वेग से चलना शुरू कर दे रही है 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से। 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या करना शुरू कर दे रही है, वेग कर रही है, ठीक ना। जब ये छोड़ रहा है स्प्रिंग, इसको छोड़ा जा रहा है तो 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रही है, तो कह रहा है इसकी स्थिति ऊर्जा होगी। तो भाई जब इसको ऐसे दबा के रखे हैं तो जितनी इसको दबाएंगे तो इसकी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं तो इसमें स्थिति ऊर्जा उत्पन्न होगी, और वहीं स्थिति ऊर्जा जितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी वहीं इसको उतना गतिज ऊर्जा देगी ना। यानी इसकी जितनी गतिज ऊर्जा होगी, जितनी भी गतिज ऊर्जा होगी वहीं इसके स्थिति ऊर्जा की क्या होगी, बराबर होगी, ठीक ना। क्योंकि ये जो इसकी गतिज ऊर्जा आई रहेगी वो स्थिति ऊर्जा के कारण ही आई रहेगी, ठीक है। तो जो स्थिति ऊर्जा इसकी निकाले, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा निकाले इसकी, तो किसके बराबर होगी, गतिज ऊर्जा के। किसके बराबर होगी, गतिज ऊर्जा के। और गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv², यही होता है। m का मान दिया है, ट्राली का द्रव्यमान दिया है कितना 10 किलोग्राम, यानी इसका द्रव्यमान दिया है कितना 10 किलोग्राम, और वेग पता ही है 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है,
तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/2, m का मान कितना है 10 और v कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा कितना 1/2 गुणे 10, स्क्वायर करेंगे तो 16, इसको कटा दीजिए 8 और 8 में गुणा करेंगे 10 का कितना हो जाएगा 80 जूल। ठीक है, 80 जूल क्या होगी उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, यानी जो गतिज ऊर्जा होगी वही उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, क्योंकि जो उसकी गतिज ऊर्जा आई है उसकी स्थितिज ऊर्जा के कारण आई है। ठीक है, तो ऑप्शन की बात कर लें 48 का, तो 80 जूल आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट है। तो 48 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। ठीक है, इसको नोट करिएगा और फिर देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 10 किलोग्राम की एक वस्तु को पृथ्वी से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा की मात्रा होगी। यहाँ पे भी स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है, यू का मान पूछ रहा है, तो यू बराबर क्या होता है mgh। तो रखें m का मान कितना है 10 गुणे g का मान आप यहाँ पे रखना है 9.8 इंटू h का मान दिया है 6, यही दिया है ना 6 मीटर की ऊंचाई पे ही। हाँ, अब चलिए इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, तो दशमलव गायब हो जाएगा तो हो जाएगा 98 गुणे 6, यहाँ से गुणा कर दीजिए 8 छक 48, 4 और 6 9 54 4 58, यानी हो जाएगा 588 जूल। यानी जो 10 किलोग्राम की द्रव्यमान की वस्तु है उसको 6 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाएगा तो उसमें स्थितिज ऊर्जा जो होगी कितनी हो जाएगी 588 जूल। तो 49 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 588 जूल, आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा पसंद आ गया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा। इससे क्या होगा कि हम लोग के साथ जुड़े रहेंगे तो जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे कभी भी उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे और आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक ना, तो 50 से और 58 नंबर, ठीक ना, 50 से 58 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, चलिए मिलते हैं अगले